रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे जी। रदरफोर्ड ने एटम का जो मॉडल पेश किया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद अब ये चीज़ काबिल गौर थी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर को एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल पेश किए। सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन ने प्लम पडिंग थ्योरी पेश की, जिसके लिहाज से एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है लाइक अ प्लम और इलेक्ट्रॉन स्टक किए होते हैं लाइक अ पडिंग। ठीक हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसके लिए उसने गोल्ड फॉयल को यूज़ किया। ठीक है, बेसिकली हमारे पास पिक्चर है जिसमें उसने गोल्ड फॉयल को यूज़ किया। उसने क्या किया कि उसने पोलोनियम और रेडियम एलिमेंट्स की बम्बारमेंट की। बेसिकली ये दोनों हीलियम न्यूक्लियाई थे। ठीक हो गया। तो इन्हें अल्फ़ा पार्टिकल के तौर पे इसने गोल्ड फाइल के ऊपर इनकी बम्बारमेंट की। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं क्या। नेचर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये कॉन्टीन्यूसली अल्फ़ा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं तो ये डीजेनरेट या डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक हो गया। जिसके रिज़ल्ट में न्यू एलिमेंट्स या न्यू पार्टिकल बनते हैं। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से अबव है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट को देखने के लिए उसने एक स्क्रीन यूज़ की जो कि जिंक सल्फेट के साथ कोटेड थी। आफ्टर बम्बारमेंट उसने 3 काइंड्स की ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट की। ठीक हो गया। उसने देखा almost all the particles pass through the foil undeflected. Mostly particles जिन अल्फ़ा पार्टिकल जिसकी उसने बम्बार्डमेंट की थी उनमें से मोस्टली पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड थे, ऐसे ही पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल के अंदर से। मीन के किसी भी चीज़ के साथ स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। उसके बाद आउट ऑफ मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड उसके बाद उसने बताया कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली फ्यू वर अनडिफ्लेक्टेड फेयरली। फ्यू वर अनडिफ्लेक्टेड फेयरली। कुछ पार्टिकल कुछ हद तक डिफ्लेक्ट हुए थे, जैसे ये देखें सम एक्सटेंट तक डिफ्लेक्ट हुए, और उससे भी कम फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक। चंद एक पार्टिकल ऐसे थे जो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हुए थे, बाउंस बैक हुए थे। ठीक हो गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन उसने देखी आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक हो गया। उसके बाद इस बम्बार्डमेंट के बाद उसने रिज़ल्ट निकाला। अब उसके रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या देखा, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, हमने देखा कुछ पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड थे। इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ
वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक हो गया, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्टेड थे, इसलिए जो एटम का वॉल्यूम ज़्यादातर एम्प्टी था। उसके बाद उसने ये देखा, सेकेंड रिजल्ट निकाला कि डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल प्रूव दैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ये देखो ना, अल्फ़ा पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये किसी ऐसे पॉइंट के साथ अटैक करके डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो ये रिज़ल्ट निकाला गया कि उस पॉइंट पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बाद में उसे न्यूक्लियस का नेम दिया गया। क्या? न्यूक्लियस का नेम दिया गया। अच्छा, उसके बाद तीसरा रिज़ल्ट क्या निकाला, कुछ पार्टिकल कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हुए थे या बाउंस बैक हुए थे। ये शो कर रहा था कि न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। ठीक हो गया। देन फोर्थ रिजल्ट था, फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड। जो पार्टिकल कंप्लीटली बाउंस बैक हुए थे वो चंद एक पार्टिकल थे। इसका मतलब ये था कि न्यूक्लियस हैज़ वेरी स्मॉल mass या वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एन एटम। उसके बाद उसने फिफ्थ रिजल्ट निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सिक्स्थ, एटम इज न्यूट्रल। छठा उसका रिजल्ट क्या था, एटम न्यूट्रल है। कैसे? क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एज होल एटम न्यूट्रल होता है। और उसने ये बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इस रीज़न की वजह से एटम न्यूट्रल होता है। उसके अलावा न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स के अलावा जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन्हें उसने किसका नाम दिया? न्यूक्लियॉन्स का। ये उसके रिज़ल्ट थे। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स भी थे। ठीक हो गया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के टोटल 2 डिफेक्ट्स थे जिनके ऊपर आगे बोहर ने काम किया और अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। नंबर 1 क्या था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, एलिमेंट्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और emit एनर्जी continuously and they should ultimately fall in the nucleus। जो इलेक्ट्रॉन्स शेल में मूव कर रहे थे वो क्या करते हैं? emit और रिलीज एनर्जी, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करते हैं और एट द एंड न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी को रिलीज़ किया जा रहा है, तो उसके रिज़ल्ट में ये न्यूक्लियस के करीब आएगा इस शेल में, फिर और इमिट करेगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। तो ये एक कंप्लीट डिफेक्ट था। तो इसके रिज़ल्ट में तो जो हमारे पास एटम है वो तो कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएंगे। नंबर 1 डिफेक्ट। उसके बाद दूसरा डिफेक्ट ये था, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली दे शुड फॉर्म कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट दे फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रम। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट भी करता है तो उसे कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन उसके रिज़ल्ट में तो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था।
स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम वाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म के ऊपर फॉल कराते हैं तो वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ में चेंज हो जाती है, मतलब कि 7 कलर में हम ऑब्टेन करते हैं उसे, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम की अब आगे 2 काइंड्स हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, इसके अंदर ये जो 7 कलर होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए होते हैं, मर्ज हुए होते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेसिफिक बाउंड्री या कुछ ऐसा नहीं होता कि हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इन कलर के बिटवीन डार्क लाइंस होती हैं जिसके रिज़ल्ट में हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसके रिज़ल्ट में होना ये था कि जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या बनाना चाहिए? कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन एक्चुअली वो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहे थे। तो ये 2 डिफेक्ट्स थे। नेक्स्ट बोहर ने इन दोनों इफ़ेक्ट्स पे काम किया और अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।